अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब राजपूत और मेरे साथ हैं अनवार खावर। नाजरीन आपको खुशामदीद। और सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के हवाले से, जो कि काफ़ी हम देख रहे हैं स्मोक की वजह से डिस्टर्बेंस जो है वो आए रोज़ लोगों की ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और जो इकदाम उठाए जा रहे हैं निगरान हुकूमत की जानिब से, कोशिश यही की जा रही है कि जिस दिन भी मौसम ज़रा मुनासिब होगा बारिश के लिए, जब बादल होंगे तो फिर जो वो आर्टिफिशियल रेन का एक कॉन्सेप्ट हमने दूसरे ममालिक में देखा था उसको अब एक्सपेरिमेंट किया जाएगा लाहौर में, क्योंकि लाहौर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इतना खराब हो चुका है कि हम दुनिया में पहले नंबर पर इतनी आलूदा फज़ा में हम सांस ले रहे हैं हवाले से। बिल्कुल। और ऐसे में जो बारिश है उसके लिए कहा जा रहा है कि कल का मौसम थोड़ा सा बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि कल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जरा बादल थोड़े ज्यादा होंगे, इसलिए ये हो सकता है कि मौसमी बारिश का जो एक्सपेरिमेंट है वो कल के रोज अमल में लाया जाए। लेकिन ये तो निगरान वज़ीर आला पंजाब और उनकी हुकूमत ने डिसाइड करना है कि क्या वाकई ऐसा होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरी अपनी वालदा बड़ी कंफ्यूज है और बहुत से लोग ये बातें करते हुए नजर आते हैं कि क्या ये केमिकल बरसाया जाएगा, क्योंकि कुदरती बारिश तो कुदरती बारिश होती है। अब ऐसे में आप अपने घर के बड़ों को कैसे समझाएं अनवार? बिल्कुल ऐसी है। और इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि कल हम एक प्रॉपर शो जो है इस सेगमेंट पर भी करें, जो माहिरीन हैं उन्हें अपने स्टूडियो में भी बुलाया जाए, उनसे बात की जाए कि क्या ये प्रोसेस है, क्या तरीकेकार है, कि ताकि जो लोगों की कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए और जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो मसनूई बारिश को लेकर। तो आगे चल पर इस पर मजीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। चेयरमैन पीटीआई दस्तबरदार जुडिशियल कॉम्प्लेक्स गैर महफूज। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, अहम अशिया की कीमतें कम होंगी। सिंध पुलिस ने कौमी क्रिकेटर को भी ना छोड़ा, 4 अहलकार मुअत्तल। शादी सीजन, दूल्हे की स्टाइलिंग कैसी होनी चाहिए? और सोने के दिल वाली मछली। और सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के हवाले से, जहां साइफर केस में फैसला सुनाते हुए अब यह कहा गया है कि एसपी अडियाला जेल की सिक्योरिटी रिपोर्ट की रोशनी में जो ट्रायल है वो जेल में ही होगा, जिसकी ओपन समाअत की जाएगी। और हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि मुल्ज़िमान के वकला खानदान के जो 5 अफराद हैं उनको ट्रायल की कार्रवाई देखने की इजाजत होगी। आम आवाम और जो समाज सुनने के ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनको भी इस ट्रायल की कार्रवाई में बैठने की इजाजत होगी। तो जो आम आवाम को जेल कवानीन वहां पर मौजूद हैं और कमरा अदालत में जो गुंजाइश जितनी होगी उसकी बुनियाद पर ही ट्रायल में बैठने की इजाजत दी जाएगी। बिल्कुल। और दूसरी जानिब हम अगर ये देखें कि चेयरमैन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो मामला ज़ेर गौर है, ऐसे में चेयरमैन पीटीआई हिस्सा नहीं ले रहे हैं इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, और अब उनकी जगह किस और मेंबर को बतौर चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि बहुत से नाम ज़ेर गौर आ रहे थे और उसमें तो फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जब तक इसकी वाज़ेह तौर पर तस्दीक नहीं आ जाती और जब तक चेयरमैन पीटीआई के हवाले से मौजूदा चेयरमैन पीटीआई के हवाले से कुछ नहीं फैसला सामने आ जाता, कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। बहरहाल इतलात है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बैरिस्टर गौहर खान साहब को चेयरमैन नामजद किया जा सकता है, जबकि उधर हम ये भी देख रहे हैं कि खबर मानेका साहब की दरख्वास्त पर और इमरान खान और बुशरा बीबी के दरमियान गैर शरई निकाह केस की समाअत में निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद और गवाह ओन चौधरी ने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए। बिल्कुल। और उन्होंने इस निकाह को गैर शरई और गैर कानूनी अपने बयानात में करार दिया है। और इस केस में हम देख रहे हैं कि ओन चौधरी ने अपने बयान में यह भी कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने मुझसे कहा था कि बुशरा से निकाह हुआ तो फिर वो वजीर आजम बन जाएंगे, तो इसीलिए जो पहला निकाह था वो जानबूझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और बुशरा बीबी ने दौरान इद्दत किया था, और ये उस पेशगोई के जेर असर था कि खान साहब वजीर आजम बन जाएंगे। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब ने हमें ज्वाइन किया। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुम्मे को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जा रही है, अब तो बाकायदा खबर भी इस हवाले से सामने आ गई है, तो आप अब किसको देख रहे हैं? अगर तो पीटीआई चेयरमैन नहीं होंगे, अब जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं, पार्टी के चेयरमैन वो नहीं रहे होंगे, आपको क्या लगता है क्या ऑप्शंस हैं अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? क्योंकि बचा तो कोई भी नहीं उनके पास। वो खाली छोड़ने का भी फैसला कर रहे हैं। इसके बारे में इतलात आती रही हैं कि शायद चेयरमैन के मनसब के लिए इलेक्शन हो ही ना।
तो उसकी हैसियत क्या होगी? अगर चेयरमैन के बगैर इलेक्शन होता है और चेयरमैन की सीट खाली होती है तो इलेक्शन कमीशन क्या वो जो मुद्दा दी थी कि 20 दिन के अंदर इलेक्शन वो मुकम्मल करा लें, तो क्या वो इलेक्शन मुकम्मल समझे जाएंगे? मेरा ख्याल यह है कि इलेक्शन कमीशन का ये एतराज होगा कि इलेक्शन जो है वो मुकम्मल नहीं हुए हैं, लिहाजा उन इलेक्शंस को वो मेरे ख्याल में कानून के मुताबिक करार नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन जो है इसको कानून के मुताबिक करार नहीं देगा। और अगर वो मुंतखब करते हैं अपना भी कोई भी चेयरमैन, तो शायद वो उनको निशान भी मिल जाए और वो एक पार्टी के तौर पर मौजूद भी हूँ। अब देखना ये है कि ये फैसला कैसे होता है। पहले सोचा जा रहा था कि शायद उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बेगम जो है वो हो सकती हैं चेयरमैन के मनसब के लिए, लेकिन इस बात को अमूमी तौर पर ये बात नहीं मानी गई और लोगों में और तजियाकार भी ये कहते हैं तो फिर खानदानी सियासत हो जाएगी। और इसके अलावा इन दिनों में जो मसला चल रहा है ये जो इद्दत के पूरा किए बगैर निकाह का मामला, तो इसमें वैसे ही ये बहुत ज्यादा मुतनाज़ हो गया है मामला और शायद उस ऑप्शन पर गौर नहीं किया जाएगा। अब ये है कि पार्टी खुद क्या फैसला करती है। इंटर पार्टी इलेक्शन के 20 दिन के का वक्त बहुत हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारे सामने चेयरमैन की तो बात एक तरफ रह गई, अभी हमारे सामने न तो सिंध के सदर के नाम आया है सामने, ना पंजाब के, ना सराइकी बेल्ट के, ना खैबर पख्तूनख्वा के, ना बलूचिस्तान के। अभी तक तो उनके सदूर और वहाँ के सेक्रेटरीज और वहाँ के अहदेदारों के नाम सामने नहीं आए हैं और मुद्दत बहुत तेजी से कम होती जा रही है। तो ये कैसे, और पूरी मरकजी कमेटी, पूरे सूबाई कमेटियां, सूबाई कमेटी के अहदेदारान, अभी तक तो कोई नाम सामने नहीं आया है, तो इलेक्शन कैसे होगा? तो उन्हें ये भी बताना होगा कि इलेक्शन हुआ है और अगर हुआ है तो उसका भी बताना होगा, पूरी तफसील देनी होगी और इस पर तो सबने नजर भी रखी हुई होगी। देखते हैं कि क्या होता है। ठीक, लगारी साहब, इसमें आपने कहा ना कि पहले ये बातें गर्दिश कर दी कि शायद बुशरा बीबी जो है वो चेयरमैन पीटीआई का ओहदा संभालेंगी, लेकिन फिर अलीमा खान साहिबा के भी जो नाम है वो भी मंजर आम पर आ रहा था। ऐसे में सूरत हाल जैसे आपने कहा ना कि मुख्तलिफ सूबों के हवाले से भी नाम ज़ेर गौर हैं, लेकिन अभी तक नाम सामने नहीं आ सके हैं। अगर पीटीआई इस वक्त खानदानी सियासत को तर्क करके किसी और नाम को मंजर आम पर लेकर आती है चेयरमैन पीटीआई की नशिस्त की हैसियत से, तो आपको लगता है कि वहां पर फिर एक बार फिर से मकबूलियत में इजाफा हो जाएगा, पीटीआई के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी कि हमने खानदानी सियासत का खात्मा किया और हमने किसी और को वेलकम किया? लेकिन दूसरा सवाल यहीं पर है कि बाज़ औक़ात हमने यही देखा है कि लीडरशिप सामने हो जिसके नाम का वोट बैंक होता है, लोग उसी रुझान के साथ उस पार्टी के लिए अपना वोट कास्ट करते हुए हमें नजर आते हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या नजर आता है, बेनिफिट जाएगा या फिर सूरत हाल खराब हो सकती है पीटीआई के लिए आने वाले इलेक्शंस में? नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उसमें ऐसा नहीं है। लोग देते हैं नजरिए को वोट, अगर देते हैं तो क्या यहाँ कोई नजरिया मौजूद है? ये बताया जाए कि जनाब इनका नजरिया क्या है, वो चाहते क्या है, अभी मालूम नहीं है। एक शख्सियत का एक बुत बनाया गया, तराशा गया है। हालांकि ये मकबूलियत वाला मामला अगर होता तो 2018 के इलेक्शन को भी स्वीप कर जाते हैं, नहीं किया था स्वीप, बहुत पीछे रह गए थे और उन्हें मतलूबा निशस्तें हासिल नहीं की थी और उन्हें हुकूमत बनाने के लिए दूसरे लोगों को साथ मिलाना पड़ा, पार्टियों को साथ मिलाना पड़ा, लोगों को तोड़ना पड़ा, आजाद लोगों को जो है साथ लेना पड़ा, तब जाकर उन्हें हुकूमत बनाई। लेकिन लगारी साहब, अब के हालात में 2018 के हालात में जमीन आसमान का फर्क है, हम वो कंपैरिजन नहीं शायद ड्रॉ कर सकते। अब आप बिल्कुल ना करें उस कंपैरिजन को ड्रा, लेकिन सूरत हाल तब्दील नहीं हुई है। अच्छा। पाकिस्तान का इलेक्शन भी वही है, वोटर्स भी वही हैं, लोग भी वही हैं। ये बनाया हुआ हवा है मीडिया का और बाज मखसूस लोगों का कि जनाब हो भाई बंदा बहुत पॉपुलर है। कहाँ पॉपुलर है? ये सर्वे कराने वाले सारे जाली सर्वे कराते हैं। हमें मालूम है कि किस तरह से उनके जाली सर्वे होते हैं और जिस तरह की पॉपुलरिटी दिखाई जा रही है, इस तरह की पॉपुलरिटी होते हुए आपके मुल्क के अंदर 4, 5, 6 इलेक्शन जो है पीपल्स पार्टी को हरवा कर एक और पार्टी को फिर दूसरी पार्टी को लाया गया। तो क्या इस तरह से इलेक्शन होते हैं? तो वो इलेक्शन हो चुके हैं। अब ये इलेक्शन जो है इनकी पॉपुलरिटी, वहां तो कोई नजरिया भी था, कोई तस्वर भी था, कोई रोटी कपड़ा मकान भी था, कोई अपना दीन के बारे में या सियासत के बारे में, जमहूरियत के बारे में, मईशत के बारे में नुक्ता नजर भी था। यहाँ तो कोई चीज नहीं है। एक शख्स आगे खड़ा कर देगा, वो देखो भाई हीरो है, हीरो है, हीरो है, हीरो है, और हीरो की हवा सोशल मीडिया पर चलाई गई। मैं समझता हूँ कि ना वो हीरो है। आप दे दें, वैसे हुकूमत उसको दे दें, अगर 6 महीने के अंदर, उससे भी कम मुद्दत में अगर फेल होकर बाहर ना खड़ा हो तो मुझे बताइएगा।
ठीक है लगारी साहब, अभी आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा को हम नहीं देख रहे हैं कि वो फ्रंट फुट पर आकर कोई बात कर रहे हो, जितने हमें एक्टिव शेर अफजल मरवत दिखाई दे रहे हैं, उनके हवाले से आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? उनकी क्या फिर किसी से बातचीत हो चुकी है या फिर चेयरमैन पीटीआई आप समझते हैं कि वो बन सकते हैं? असल में पहले तो वो अपनी पुरानी पार्टी को जवाब देना कि जो उनकी पुरानी पार्टी उनके बारे में कुछ चीजें रखती है अपने पास। वो जमीयत उलमा इस्लाम से आए थे और इस पूरे बहरान से पहले वो जमीयत उलमा इस्लाम का हिस्सा थे। उनको किसने भेजा? फिर किसने उनको एक बड़ा शख्स बनाने की कोशिश की? वो मौलाना फजल रहमान की पार्टी में रहते हुए वो तो तीसरे चौथे पांचवें दर्जे के लीडर भी नहीं थे। फिर उनको लीडर किस तरह बनाया गया और किस तरह उनकी हवा बनाएगी? नहीं, बहुत सी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल लगता है कि जनाब ये चीज बिल्कुल सोने की है, भाई उसके तो सोने का पानी भी ठीक नहीं चढ़ा हुआ है। ये चीजें पता चलेंगी आगे जाकर। सर कुछ लोग कल ये भी सोशल मीडिया पर बात करते हुए नजर आ रहे थे कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो आगे चलकर पीटीआई के लिए बड़े भारी साबित होंगे। जो आपने अभी गुफ्तगू की है ना कि वो कहां से आए हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है, तो हमने देखा है सियासत में लोगों की तोड़जोड़ होते हुए, ये आए गए हैं या लाए गए हैं पीटीआई में? नहीं, ये तो दूसरी बात है। इस पर तो पीटीआई को भी सोचना होगा और बाकी लोगों को भी सोचना होगा कि वो आए या लाए गए। लेकिन ऐसा होता है कि जो इनका नहीं होता है, नहीं होती है, इनके कोई स्कूल नहीं है जहां पर नजरियाती सियासी जमातों में बहुत बड़ा अमल होता है। बड़े अमल के बाद लोग आते हैं और किसी मकाम पर पहुंचते हैं। अब दुनिया में देखें, यूरोप में देखें, अमेरिका में देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, दुनिया के और ममालिक हैं या पड़ोस में चले जाए, इंडिया में देखें जी। और छोड़ें आप ईरान में जाकर देखें, जहां जहां पाकिस्तान में इस्लामी दुनिया में जमहूरियत है वहां जाकर देखें। इस तरह तो नहीं है कि लोगों को इस तरह बनाया जाता हो, फिर बनाकर उनको ये जिस तरह तो इनको उठाकर इक़्तिदार की कुर्सी पर लाया गया है। उसके बाद ये समझा जा रहा है कि जनाब पॉपुलर है, तो ये पॉपुलर का नैरेटिव भी बनाया गया है, ये क्रिएटेड है, ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल अब भी जो आवाम की कुव्वतें हैं उनको पीछे धकेल कर इनको सामने लाने की कोशिश है। तो अभी भी एक जमात के हवाले से यही आ रहा है लगारी साहब, मैं नून लीग के हवाले से स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ। बार बार लोग भी हैं, तज्जियाकार भी हैं, अब तो वो लाडला प्लस की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। मैं ये और भी बता देता हूँ, अभी से कह रहा हूँ मैं कि लाडला परस्त की नौबत इसलिए कि वो मादी में भी लाडले रहे थे, एक बार नहीं कई बार लाडले रहे हैं। लेकिन ये जो पिछले लाडले थे, वो जो 3-4 साल पहले के लाडले थे, उनको भी दोबारा लाडला बनाया जा सकता है, इसकी कोई बात नहीं है। लेकिन वो अभी उस अपने बोतल के अंदर जो उनको एक खास कैफियत है, उस कैफियत से बाहर आएंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है। अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं गैर शरई निकाह केस के हवाले से भी मामला चल रहे हैं। ऑन चौधरी की स्टेटमेंट्स अगर देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाने वाले वो हैं, तमाम इंतजामात कराने वाले वो हैं, पीटीआई चेयरमैन के सबसे करीबी वही समझे जाते थे, और आज वही चेयरमैन पीटीआई के लिए के निकाह को गैर शरई करार दिलवाने के लिए हम देख रहे हैं कि वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पहला निकाह हुआ वो फ्रॉड था, एक पेशन गोई के तहत किया गया था कि पीटीआई चेयरमैन अगर इस वक्त पर निकाह कर लेंगे तो फिर वो वजीर आजम बन जाएंगे। ऑन चौधरी के इन तमाम स्टेटमेंट्स को आप किस तरह से देख रहे हैं, इस टाइमिंग को किस तरह से देख रहे हैं? उन्हें पहले ये तमाम चीजें याद नहीं थी, और सेकेंडली ये केस पीटीआई चेयरमैन के लिए कितना मुश्किल हो सकता है? नहीं, ये बात तो पहले भी आ गई थी, ऑन चौधरी कहें ना कहें, लेकिन हमारे दोस्त उमर चीमा की खबर तो पहले आ गई थी कि जो इद्दत के बगैर निकाह हो चुका है। लेकिन क्रेडिबिलिटी फिर ऑन चौधरी की कहीं ना कहीं खराब होती है, आप ये समझते हैं? अच्छा, ऑन चौधरी क्या फिगर है पाकिस्तान के अंदर? अगर उनकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है तो क्या फर्क पड़ जाएगा आपके पाकिस्तान के अंदर? कौन सा मसला पैदा हो जाएगा? क्रेडिबिलिटी का मसला। और दूसरी बात यह है, अब तो बड़ा जोर भी लगाया जा रहा है कि मुफ्ती सईद साहब का जो कहा हुआ है उसको भी रखा जाए और साथ साथ में ये भी कहा जाए कि नहीं, ये गैर आईनी नहीं है, गैर शरई नहीं है, ये शरई है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी अब सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है और बड़े बड़े नामों के साथ डाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि नहीं, ये कोई मसला नहीं है, इससे कुछ नहीं होता। इद्दत पूरी करना वो ठीक नहीं हुआ, मगर ऐसा नहीं है, गैर शरई नहीं है, ये कहा जा रहा है, बड़े बड़े उलमा की जानिब से कहा जा रहा है।
सर लेकिन अभी आपने कहा ना कि हॉन चौधरी है कौन, तो फिर तो इनके बयान की भी कोई हैसियत नहीं रहनी चाहिए। और दूसरी बात है, जब आपने उलमा के हवाले से बात की ना, तो आपको नहीं लगता कि जो जिस तरीके से इस केस को हम देख रहे हैं, इस पर आने वाले बयानात को हम देख रहे हैं, हमारी तो दुआ होगी कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में इस किस्म की कोई और मिसाल रकम हो, या लोग इस चीज को कहते एग्जाम्पल बना के अपने जाती मामलात में जो है इद्दत में निकाह हो जाने वाले मामलात को आगे लेकर चले। तो इस पर भी उलमा को आगे बैठना पड़ेगा और कुछ ना कुछ एक तरीके से तशरीह करनी पड़ेगी दीन की, कि दीन इस सिलसिले में क्या कहता है। देखें, बात सुने, बात यह है कि दीन हमारे पास जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम और खुलफाए राशिदीन के दौर तक रहा है। आप क्या समझते हैं कि बाद के अंदर एक तो यह कि हमने हमारे सबसे बड़े जो इमाम है अहनाफ के, वो हजरत इमाम अबू हनीफा हैं, वो 80 हिजरी में पैदा होते हैं। और पहली जो हदीसें जमा करने वाले इमाम बुखारी, वो हुजूर के 100 साल के ज्यादा अरसे के बाद वो पैदा होते हैं और फिर वो जवान होकर यहाँ पहुंचते हैं। उनने हदीसें जमा की, उनने जो है फिका बनाई, और जिन्होंने फिका बनाई वो उस फिके उनके नाम से कोई किताब भी नहीं है, वो इमाम यूसुफ ने लिखी किताबें सारी की सारी। और इमाम यूसुफ ने ही, चूंकि वो बन गए थे इसलिए कि इमाम अबू हनीफा ने इनकार कर दिया था कि वो नहीं बनने को तैयार है। इमाम जाफर सादिक ने मना कर दिया था कि वो भी बनने को तैयार नहीं है, वो किसी भी खिलाफत के किसी भी खलीफे के जो है वो चीफ जस्टिस बनने को तैयार नहीं। इमाम यूसुफ तैयार हो गए थे। इनके बारे में जो कुछ इमाम शाफई ने लिखा है वो पढ़ लेना। अब हम क्यों इस सारे तनाज़े में पड़ जाएं। इमाम शाफई ने अपने एक सफरनामे में, जो वहां से मदीना से मक्का पहुंचे, मक्का से बसरा पहुंचे और वहां मक्का से कुफा पहुंचे, और वहां कुफा की मस्जिद में जाकर उन्होंने जो नमाज पढ़ी और फिर उनके अगले रोज इमाम अबू यूसुफ से और इमाम मोहम्मद से मुलाकात हुई, उसका अहवाल पढ़ लेना। तो अगर क्रेडिबिलिटी का मामला है तो हम नहीं उठाते हैं, ये सवाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन बतला ये है कि जो बातचीत हमें हुजूर के 80 साल के बाद इन आइम्मा की शक्ल में मिल रही है, मुतनाज़ा बनी है ना, और उसमें तनाज़ात पैदा हुए ना। अगर खलीफा किसी को पकड़कर और जबरदस्ती किसी शख्स को कहे कि तुम 3 बार अपनी बीवी को तलाक बोलो, तो ये तलाक वाक़ई हो जाती है। भाई उसकी अपनी मर्जी नहीं थी, उसको पकड़ा गया, जबरदस्ती उससे किया गया। और भाई वहां ऐसी चीजें हैं, जरिया मैं आपके सामने बता तक नहीं सकता हूं कि वो चीजें अगर मैं पढ़ना शुरू कर दी, और वही किताबें जो हैं, अगर हमारे लिए तमाम किताबें दीन की जो है बहुत मोहतरम और बहुत मुकद्दस हैं। हम कुरान मजीद के अलावा किसी और चीज को नेसेसरी अगर मानते हैं तो फिर हमें क्वेश्चन करने का भी इख्तियार नहीं है ना, हम बात नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार नज़ीर लगारी साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। जी वेलकम बैक वंस अगेन जनाब, न्यू पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और जब हम न्यू साथ लगाते हैं तो नई नई पाकिस्तान में होने वाली जो सिचुएशंस है उसके हवाले से हम आपको अपडेट करते रहते हैं। पीटीआई के हवाले से तो हमने खासी बात की पिछले सेगमेंट में, लेकिन अब बारी आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि जिनके बारे में तासुर कहा जा रहा है, दिया जा रहा है कि ये अब स्टैब्लिशमेंट के लाडले हो गए हैं और अब तो मियां नवाज शरीफ साहब हमें आने वाले वक्त में वज़ीर आज़म नजर आएंगे। खैर हर सियासी जमात की ख्वाहिश होती है कि जो उनका लीडर है वो प्राइम मिनिस्टरशिप का ओहदा संभाले और मुल्क को एक अच्छी राह की जानिब गामजन करता हुआ हमें नजर आए। लेकिन इस सिलसिले में इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए जा रहे हैं आने वाले आम इंतखाबात के हवाले से, और 25 रुकनी बोर्ड सुनने में आ रहा है कि वो तश्कील दिया गया है। इन बातों में कितनी सदाकत है? अहम सफरात से मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ साहब कितने मुताहरिक होते हुए नजर आ रहे हैं? मरीम नवाज साहिबा किस तरह से मौशी पॉलिसियों को देख रही हैं आने वाले वक्त में, अगर तो उनकी जमात हुकूमत बनाती? इन सब मामलों पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा रुहेल शेख असगर साहब। रुहेल साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेहरबानी, आप सुनाएं, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जानना ही चाहेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर जो तासुर इस वक्त क्रिएट किया जा रहा है। कल हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि लाडा प्लस का जो स्टेटस है वो नवाज शरीफ साहब को मिल चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि बिलावल साहब को हम चाहते हैं वो वजीर आजम बने, और बिलावल साहब बहुत बार ये कह चुके हैं कि लाहौर से इस बार वो वजीर आजम नहीं बनने देंगे। ये जो क्लैश एकदम से दोनों जमातों के बीच में आया 16 माह की हुकूमत के बाद, ये क्लैश कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। नहीं, असल में हमारे यहाँ एक बड़ी बदकिस्मती है कि आप उस अदारे का नाम लेते हैं जो अदारा बाहर आके या सामने आके अपनी पोजीशन को वाज़ेह नहीं कर सकता। लेकिन मेरे ख्याल में काफी तरह ISPR वाले कह चुके हैं कि सियासतदान अपना अपना काम करे, हमें इस सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश ना करें।
उनका अपना ही काम है। मेरे ख्याल में शायद इस वक्त तो बहुत अहम रोल है उनका, चूंकि दहशतगर्दी एक दफा फिर पनप रही है, उसको निपटने के लिए मेरे ख्याल में इस किस्म की अपनी सियासत को चमकाने के लिए या अपने वोटर्स को राग़िब करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए इस किस्म की गुफ्तगू से परहेज किया जाए तो मेरा ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन सर कल कुंडी साहब ने यह भी कहा कि तासुर दुनिया दे या ना दे वो तो अलग बात है, लेकिन आपकी जमात स्पेसिफिकली ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि हमारी बात हो गई है, हमारे मामला तय हो गए हैं। ये कौन कहता है, क्यों कहता है, ये बहुत जरूरी है बात करना कि कौन ऐसे खास हैं जो इस किस्म की इमेच्योर बातें करते हैं। ये मैच्योर बातें थोड़ी हैं। तो अच्छा चलिए फर्ज कीजिए मैं आपसे भी अर्ज करता हूँ, मेरे किसी से अगर बात हुई हो तो क्या ये मुझे जेब देता है कि मैं आके टीवी के ऊपर, नेशनल टीवी के ऊपर ये बातें करता हूँ? लेकिन यही मैच्योर बातें, बड़े मैच्योर इंसान है एहसन इकबाल साहब, उनकी मुंह ज़बानी हम आपको बता रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इंसान अगर उम्र ज्यादा हो जाए और आप समझे कि वो मैच्योर हो गए, इससे बातों से पता चलता है कि आप कितने मैच्योर हैं। मैं हमेशा से बात कहता आ रहा हूँ और कहता रहूंगा कि जब भी आप किसी भी फोरम पे जाएं तो कम से कम अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि किसी को भी आपके अदा किए हुए अल्फाज से तकलीफ ना हो या गलत फहमी पैदा ना हो। मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर होती है। ठीक है रोहेल साहब, तो फिर आप किस तरह से देखते हैं जो माजी के तजुर्बात रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, जो कि फिर हम सब ने भी देखा, और आज जिस तरह से एक एक करके वो तमाम केसेस भी क्लियर हो रहे हैं जो कि नवाज शरीफ साहब पर बनाए गए, जिस तरह से उन्हें हुकूमत से बाहर किया गया, और बहुत जगहों पर अब ये एक्सेप्ट भी किया जा रहा है कि उस टाइम जो किया गया वो सब गलत था। हर बार जो नवाज शरीफ साहब के एस्टेब्लिशमेंट से मसाइल बने उसका खुमियाजा अवाम ने ही भुगता। जो 4 साल की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की, जो महंगाई तब हुई, फिर 16 माह की गवर्नमेंट आप करके गए, जो पाकिस्तान की मईशत जिस नहज पर पहुंच गई, उससे फिर किस तरह से बचेंगे, दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट से बनाने में किस तरह से कामयाब होंगे, अब की बार क्या प्लानिंग है? 2 बातें तो जेब में रखें, मैं एक बात आपको अर्ज कर दूं कि हर केस जो है वो आपका चलता है हकायक की बुनियाद पर या विटनेस की बुनियाद पर, और जहां पे प्रोसिक्यूशन कमजोर हो वो केस रहता नहीं है। जहां तक मियां साहब पे केस बने थे और केसों का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में आपको हिडन सीक्रेट तो है नहीं, हर किसी को पता चल गया कि वो केस क्यों बनाए गए, उनका मकसद क्या था और उसके पीछे उनका जो ख्वाहिश थी वो क्या थी। अब उसका को मेरे ख्याल में शायद इसमें मुझे इस तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। आपका दूसरा जो सवाल है उसके एक मैं आपको अर्ज कर दूं, हर शख्स का एक माजी होता है, उस माजी से आप अहज करते हैं अपने आने वाले वक्त को। मियां साहब के जज्बात का आपको पता है, मियां साहब के काम का आपको पता है, और मेरा ख्याल है जो भी शख्स प्राइम मिनिस्टर बनता है बाहर की दुनिया थोड़ी देर के लिए उसको ऑब्जर्व करती है, उसकी पॉलिसीज को ऑब्जर्व करती है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा स्टेक होता है। जैसे मैं एक मिसाल लीजिए, चाइना का एक स्टेक है बहुत बड़ा, और उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान में, और प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट की है। उन्होंने आपको कर्ज नहीं दिया, उन्होंने एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया। आपने 3.5 साल में उस प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने तबाही उतार दी, और अब वो एक खामोशी से आपकी पॉलिसीज को देखेंगे। और ये सब की पॉलिसीज आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत पॉजिटिव रहती हैं, और जब लोग ये देखते हैं कि इस मुल्क के जो हुकूमत है उसकी पॉलिसीज टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट बहुत पॉजिटिव है, तो फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है या लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आपकी जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। और मुझे उम्मीद है कि मियां साहब के इंशाल्लाह जब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो मेरे ख्याल में शायद लोग उन पर एतमाद करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान की बेहतरी होगी। तो सर उस प्राइम मिनिस्टरशिप की कुर्सी का ओहदा संभालने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए जाहिर सी पहले बहुत से काम होना बाकी हैं, जिसका आगाज मुस्लिम लीग नून की तरफ से हो चुका है। इंटरव्यूज कंडक्ट किए जा रहे हैं, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से 25 रुकनी बोर्ड है। आपसे भी पूछ लेते हैं, फिर आप भी टिकट लेने के लिए जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी और क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से स्क्रूटनी की जा रही है लोगों के हवाले से, टिकट्स देने के हवाले से? ये तो हर जमात का एक प्रोसेस होता है जी।
जो लोग अपने टिकट्स के लिए अप्लाई करते हैं या उस पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो पार्टी उनसे एक इंटरव्यू तो जरूर करती है ताकि वो इस बात से आगाह हो सके कि इस शख्स का माजी क्या था, ये कैसा एक्ट करता रहा है, इसकी कारकर्दगी कैसी है, वो इसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करना हर जमात का ये कोशिश और ख्वाहिश है कि वो किसी ऐसे शख्स को अपना नुमाइंदा बनाए जो उस हल्के में अपनी एक साख भी रखता हो और वो वहां से सीट जो है उसको अल्लाह की मदद के साथ वहां से उस सीट को निकालने में कामयाब हो जाए। हर पार्टी का एक प्रोसेस है और तरीका है, और इस तरीके को हर किसी को सामना करना पड़ रहा है। वो मैं भी करूंगा, वो शायद मियां शहबाज साहब भी करेंगे, वो मियां नवाज साहब भी करेंगे। वो एक ऐसा एक तरीका जिससे मेरे ख्याल में हर किसी को वहां से गुजरना है। ठीक है रोहिल साहब, आप क्या समझते हैं इस बार मंशूर में क्या चीज़ों को एडप्ट किया जाएगा? मोटरवे के अलावा, ऑरेंज लाइन के अलावा, इन तमाम चीज़ों के अलावा तालीम पर आप समझ रहे हैं कि काम होना चाहिए? कल हमने अपने नाजरीन के साथ एक प्रोग्राम भी शेयर किया था जिसमें हमने ये बताया था कि 2.5 करोड़ बच्चे हैं जो कि स्कूलों से इस वक्त बाहर हैं, और तालीम पर हम देखते हैं कि सबसे कम बजट खर्च किया जाता है। हेल्थ सेक्टर को हम देखते हैं, हमारा हेल्थ सेक्टर बड़ा ख़राब है। तो इन चीज़ों पर कोई तेज़ रफ्तारी से काम करने के हवाले से मंशूर में इन तमाम चीज़ों को एडप्ट किया गया है? ये सब कुछ मैं आपकी इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। जिस मुल्क में या जिस कौम अपने तालीमी म्यार को बुलंद नहीं करती, या जिस कौम का तालीमी म्यार बुलंद नहीं किया जाता, या जो बुनियादी हकूक हैं उनके, जो जैसे साफ पानी है, सिंध में बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे साफ पानी नहीं है, साउथ में भी कई ऐसी जगह जहाँ पे साफ पानी नहीं है। लोगों का हक है, वो हुकूमत को हक अदा करना है, और उसके लिए तालीम के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, आपके हेल्थ के लिए और बाकी जितनी अहम बुनियादी जरूरियात हैं लोगों की, वो आपको पूरी करनी है। और उसके लिए एक बहुत जरूरी जो मेरे ख्याल में एलिमेंट है वो है आपकी एक ताकतवर माशियत। और जब तक आपके पास माशी तौर पे आप जब तक ताकतवर नहीं होंगे, जब तक आप खुद कफील नहीं होंगे, आप ये सारे मामलात को एड्रेस नहीं कर सकते। लेकिन मैं यहाँ पे आपके साथ बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ कि यूं ही मामला ठीक हों, जो भी हुकूमत हो, चाहे वो मुस्लिम लीग की हो चाहे किसी भी हो, पाकिस्तान के अवाम की ये जो तकलीफ है इनको दूर करना, इनसे निपटना, इन पे काबू पाना हुकूमत का अवलीन फर्ज होना चाहिए। और ये बात मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की ये पॉलिसी हमेशा रही है कि लोगों को जो उनके हकूक है वो उनका इजरा किया जाए। अच्छा, बस इसमें एक सवाल मैं ये भी लेना चाह रही हूँ। आप भी बहुत एक अरसे से मुस्लिम लीग नून में सर्व कर रहे हैं, सीनियर रहनुमाओं में आपका शुमार होता है, और ख़ुद भी आप इस जमहूरी तर्ज अमल को क्या कहते हैं देखेंगे, इंडोर्स करेंगे कि कुछ ऐसी पॉलिसियाँ जो कि माजी की हुकूमत ने बनाई हो, अगर उन पॉलिसियों को कंटिन्यू रखा जाए, जैसे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आप लोगों ने भी कंटिन्यू रखा अपने दौरे हुकूमत में। इसी तरह से एक हेल्थ कार्ड था जो कि पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया था, जिसने बहुत से लोगों की बहुत से मामलात में मदद की। आपको लगता है कि आगे चलकर अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने में कामयाब होती है तो इस किस्म के इक़दाम को इंडोर्स किया जाएगा, और बेशक कुछ नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवा दी जाए, लेकिन वो जो सेहत कार्ड की एक लोगों को सहूलत थी 1 मिलियन के अंदर अंदर रहते हुए अपने बीमारी और अपने दीगर अमराज का इलाज करवा सकते हैं, ये सहूलत उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि लोग अभी भी बहुत ज्यादा परेशान हैं उस कार्ड के बंद हो जाने से। कभी आप जरा किसी वक्त आपको मौका मिले तो उस पॉलिसी को जरा डीपली जाके जरा स्टडी कर लीजिएगा कि उसमें क्या क्या फ्लॉज थे और क्या क्या उसमें खराबियां और खामियां थी। तो अगर आप वो देखेंगे तो मेरे ख्याल में शायद आपको ये पता चलेगा कि अगर कार्ड आप उसको इजरा करते भी हैं या उसको कंटिन्यू भी करते हैं तो उसको दुरुस्त करने का बहुत जरूरी है, उसकी दुरुस्ती करनी बहुत जरूरी है। और मैं यहाँ पे एक और आपसे अर्ज कर दूं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, चूंकि ये ज्यादातर एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और इस प्रोविंशियल सब्जेक्ट में तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ज्यादा मौसर हो सकती हैं, और मुस्लिम लीग नून ने अपने द्वार में मेरे ख्याल में इस पे बहुत ज्यादा काम किया और गरीबों के लिए मुफ्त अद्वियात का भी इजरा किया था। जब तक
शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के, उन्होंने पंजाब में हेल्थ के मामले में खासी मदद की है गरीबों की, और जो सरकारी हॉस्पिटल से वहाँ पे गरीबों का इलाज मुफ्त होता था, अद्वियात मुफ्त मिलती थी। आपको मेरे ख्याल में शायद याद होगा पोलियो के लिए और डेंगू के लिए बहुत मौसर कार्रवाइयाँ की थी, जिससे आपने इसे जान छुड़ाई थी। आजकल फिर आप देख रहे हैं कि मेरा पिछले काफी अरसे से डेंगू फिर सर उठा रहा है। तो उसकी वजह कि शायद लोगों का अब उस तरफ रुझान नहीं है, हुकूमतों का, मेरा मतलब हुकूमतों का। और इसमें आप जरा खातर जमा रखिए कि मुस्लिम लीग नून हर वो काम जिससे अवाम को फायदा पहुंचता है, जिससे अवाम की बेहतरी होती है, वो चाहे पॉलिसी किसकी भी हो। अब पीपल्स पार्टी आपके सामने बात वो बेनजीर स्पोर्ट प्रोग्राम की, नाम भी बेनजीर था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जब ये महसूस किया कि ये वाकई गरीबों के लिए एक मददगार साबित हो सकती पॉलिसी, उन्होंने उसको इजरा को रोका नहीं। हालांकि मैं जाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि अवाम को भिखारी बनाने से बेहतर है कि आप उनको कारोबार के या काम के मौके फराहम कर दें, तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो उससे एक मुस्तकिल उनका एक काम शुरू हो सकता है, जिससे उनकी एक बेहतरी आ सकती है। ठीक है रोहित साहब, क्लाइमेट चेंज से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर है। जिस तरह के सैलाब हर साल पाकिस्तान में आ रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है यही वादे किए जाते हैं, यही दावे किए जाते हैं कि डैम्स बनाए जाएंगे, फिर उन तमाम इलाकों में हम देखते हैं कि वहां पर जो रेस्क्यू कार्रवाइयां हैं वो साल साल चलती रहती हैं। दूसरी तरफ अगर हम लाहौर को देख रहे हैं या पंजाब को देख रहे हैं, तो यहाँ पर अब सर्दियों से पहले बाकायदा स्मोक ने एक मौसम की सूरत-ए-हाल इख्तियार कर ली हुई है, जिससे हमारे हेल्थ सिस्टम पर भी एक बर्डन पड़ रहा है। लोग आंखों के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, फेफड़ों के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज पर किस तरह से काम करेंगे? इसके लिए तो मेरे ख्याल में पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो क्लाइमेट हो रहा है, जिससे मुतासर हो रहा है, ये देखना पड़ेगा इसकी बुनियादी वजूहात क्या है। उन वजूहात को जब तक हम नहीं रोकेंगे, आप इस पे काबू नहीं पा सकते। तो मेरे ख्याल में मैंने अपने जवाब में ये अर्ज किया कि कोई भी हुकूमत होगी उसको अवाम के जो मसाइल हैं उनको एड्रेस तो करना होगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में शायद सियासी तौर पे उसका आपको नुकसान तो पहुंचेगा। तो ये जो आपने इरशाद फरमाया सिर्फ लाहौर का मसला नहीं है, ये पंजाब में काफी एक सीरियस मसला है जिसको एड्रेस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इसकी बुनियादी वजूहात क्या है। क्योंकि मेरे ख्याल में शायद जनरली जब आप इसको लेते हैं तो उसका आप जो है इशारा वो होता है आपकी ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। ये ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्ट है उसमें से धुआं निकलता है। चलिए लेट्स सी कि सर आने वाले दिनों में क्या ट्रांसफॉर्मेशन, किस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आप लोग मंशूर को लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच रोहित साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपका। आगे वेलकम बैक नाज़रीन, और अब टेक्नोलॉजी के मैदान से कुछ खबरें शामिल करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम आए रोज नाम सुन रहे हैं कि किस तरह से हमारी जिंदगियों में जो चेंजेस हैं वो उससे आ सकते हैं, किस तरह से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है मंजर आम पर, सबसे पहले उसके गलत इस्तेमाल की तरफ लोग जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये हमारे इर्द गिर्द दुनिया को किस तरह से बदल रही है, इसका अंदाज़ा हम इस नई रिसर्च से भी लगा सकते हैं कि गुज़श्ता बरस में देखा गया है कि 50% से जो ज़ायद नौजवान हैं उन्होंने ईमेल, स्कूल के काम या फिर नौकरी के काम के लिए AI मसनूई ज़हानत के चैट बोर्ड का इस्तेमाल किया है, उससे मदद ली है, जिसको अच्छा भी कहा जा रहा है। और एलन मस्क की एक स्टेटमेंट मैं कुछ दिन पहले देख रहा था ज़रिया, जिसमें वो ये कह रहे थे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आने वाले वक्त में दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित होगी। जी, क्योंकि वहां पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे अपने ज़हन ने तो काम करना छोड़ दिया है। हमें कोई भी चीज का सोल्यूशन चाहिए, जैसे कि अभी ये सर्वे भी आया ब्रिटिश कंपनी की तरफ से, तो वहां पर यही सिचुएशन है कि अगर आपने ईमेल जनरेट करनी है, आप अपना टॉपिक लिखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बोर्ड पर जाकर, वो आपको एक ईमेल जनरेट करके दे देता है, और वो भी विद इन वो स्पेसिफिक वर्ड्स। अगर आपको 50 अल्फाज पर मुश्तमिल एक पैराग्राफ चाहिए, वो आपको तब जनरेट करके देगा। आपको 200 वर्ड पर मुश्तमिल एक ऐसे चाहिए, वो आपकी तब हेल्प करेगा। तो ऐसे में जो एक
होता है ना कि अल्लाह ताला ने आपको कुदरती तौर पर सलाहियतें दी होती हैं जिसको आपने इस्तेमाल करना होता है और अपने आप को भी आपने मजीद इम्प्रूव करना है, एनहांस करना। तो मुझे लग रहा है कि वो जो हमारी मेंटल ग्रोथ है ना वो शायद कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। बहुत से लोग हैं उनको अपनी जॉब से भी हाथ धोने पड़े हैं, बिल्कुल ऐसे ही, और इन फ्यूचर देख रहे हैं यही बार बार कहा जा रहा है कि मजीद लोगों को भी अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ता है। तो जिस तरह से वक्त तब्दील हो रहा है, टाइम एवोल्यूशन की तरफ जा रहा है, नई नई चीज़ें हमें देख रहे हैं, तो लोगों को भी अपने आप को उसी माहौल में ढालना है और उसी पेस के साथ चलना है। अदरवाइज जो बेरोजगार लोग होंगे उनकी तादाद फिर बढ़ती जाएगी, खासतौर पर ऐसी टेक्नोलॉजी के बाद जिसमें हम देख रहे हैं कि हर चीज़ का सोल्यूशन यहाँ पर मौजूद होगा। तो सर्वे में शामिल अफराद जो हैं 94% वो ये बता रहे हैं कि वो खुद को ऑनलाइन महफूज महसूस करते हैं, जबकि जो 74% है उनका ये कहना था कि इंटरनेट पर उनको नाखुशगवार मवाद का सामना भी रहा है। तो ये तो वो रिसर्च थी जो कि की गई है और ये शरह हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता बरस से अब 7% ज़्यादा हो चुकी है। और इस आशारिये में नौजवानों के जो ऑनलाइन रवैये हैं, उनकी जो आदतें हैं, उसका भी जायज़ा लिया गया है। जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वहाँ लोगों पर क्या इम्पैक्ट छोड़कर जा रही है उस पर भी साथ साथ अब इन कंपनीज की तरफ से रिसर्च की जा रही है। अच्छा अनवर, हमारा एक मसला है, हम अक्सर सिर्फ अपने मुल्क के लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम लोग कोई इंटरनेशनल सर्वे या रिसर्च पढ़ते हैं तब हमें आइडिया होता है कि नहीं, सिर्फ पाकिस्तानियों का रवैया नहीं है। बहुत से ममालिक हमने ऐसे देखा है कि लोग जो है किसी भी चीज की जो ज्यादती है ना उसकी तरफ जब ज्यादा शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर जाहिर सी बात है आप बहुत सारी चीजों में पीछे रह जाते हैं। तो ये हरगिज नहीं होना चाहिए। एक चीज का इस्तेमाल अगर आप पॉजिटिविटी की हद तक करें, एक गुड नोट तक करें, तब आप उस चीज को अपने इस्तेमाल में लेकर आएं, अपने बच्चों के इस्तेमाल में लेकर आएं। और इनफैक्ट जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भी थोड़ा सा इस चीज की तरफ सोचना शुरू करें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डैशबोर्ड इस्तेमाल करके अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर ये खुद से भी सलाहियतों को अपना डैशबोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको सरंजाम दे रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, इस पर हमने बहुत डिस्कशन कर ली है। एक वायरल वीडियो है वो शेयर करेंगे, और दुनिया भर के जो तमाम जानवर हैं उसमें से हम देखते हैं कि जो सबसे तेज़ रफ्तार जानवर कौन सा है, क्योंकि हमने हमेशा तमाम जो नेशनल ज्योग्राफिक टाइप चैनल हैं उन पर ये देखा कि चीते की रफ्तार को बहुत ज़्यादा तेज़ दिखाया जाता है जब भी वो चेज़ कर रहे होते हैं, किसी भी जानवर को पकड़ रहे होते हैं, हिरन को पकड़ रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ज़मीन पर सबसे तेज़ ज़मीनी जानवर की तो बात तो वो तो चीतों को हम देखते हैं, लेकिन जो पेरिग्राइन फैल्कन है ये दुनिया का तेज़ तरीन जानवर इसको कहा जाता है। जो इसकी उड़ने की रफ्तार है वो 55 मील फी घंटा की है। तो ये बड़ी हैरानकुन रफ्तार है, 55 मील फी घंटा। मैं भी यही सोच रही थी। और ये रफ्तार कोई और बहुत से ऐसे परिंदे मौजूद हैं, किसी की भी रफ्तार इससे मैच नहीं होती है। हम अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, ये मनाजिर भी देख रहे हैं। और फिर जब फजा से नीचे की तरफ आता है तो वो तो फिर अनएक्सपेक्टेबल है वो कि अच्छा अरबाज, इसमें एक और चीज बड़ी मैंने इंटरेस्टिंग पढ़ी है जब ये रिसर्च हमारे सामने आई कि इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो इसका मवाजना 5 दर्जे के तूफान से किया जा सकता है। मतलब ये कि एक आंधी तूफान जब आती है तो हम देखते हैं हम परेशान हो जाते हैं, गली मोहल्ले में जो बाइक्स वगैरह खड़ी होती हैं या दीगर मामला होते हैं, आपके कपड़े होते हैं तो आप किसी और की छत पे मिल रहे होते हैं। लेकिन एक ऐसा परिंदा है कि जिसकी अपनी जो आनियां हैं और जानियां हैं वो बहुत ज्यादा तेज है, और ये 5 मरतबा यानी कि 5 गुना का जो तूफान है उसकी ये जो है ना कैपेसिटी ये रखता है, उसका ये इतना मोमेंटम है। तूफान में 200 मील रफ्तार वो जो है वो स्पीड वहां पर होती है, हवाएं उस रफ्तार से चल रही होती हैं। और फिर स्पेसिफिकली जब वो ये परिंदा है कि मिसाइल, मैं वही कह रहा हूँ, ये मिसाइल भी है और ये जो जेट तैयारा है उसकी स्पीड भी शायद कुछ इसी से मैच करती होगी। तो जिस तरह से अपने परों को जोड़कर दुरुस्ती के साथ अपने निशाने की तरफ बढ़ता है, किसी भी जानवर को अगर शिकार करने के लिए बढ़ रहा है और फिजा से आ रहा है ज़मीन की तरफ, तो ये रफ्तार वाकई में बहुत ज़्यादा तेज़ है कि 200 मील फी घंटा की जो रफ्तार है। और जिस तरह से ज़रियाब ने भी बताया कि इसका मवाजना 5वें दर्जे के हम तूफान से कर सकते हैं। आम तौर पर जब आंधी तूफान आते हैं तो हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और जब भी हम इस तरह की कोई बात सुनते हैं, लेकिन इस परिंदे की रफ्तारी इतनी ज़्यादा है जो कि इसको तमाम परिंदों से अलग रखती है और डिफरेंशिएट करती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग है वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। हमने शुरू में ही आपको बताया था कि हम आपके साथ जिक्र करें मछली का कि जिसका दिल सोने का है। और वो क्यों है वो भी डिटेल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। घोल नामी ये मछली है
जो कि इंडिया की सबसे महंगी मछलियों में से एक है, जिसकी तस्वीर, जिसकी वीडियो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। एक आदमी उसको उठाए खड़ा है और इसे सुनहरी या सोने के दिल वाली मछली के नाम से जाना जाता है। और इसके महंगे होने की जो बुनियादी वजह है उसका एयर ब्लैडर है, जिसको एयर ब्लैडर को, इस मछली को पहले ड्राई किया जाता है, फिर इसके एयर ब्लैडर को निकाला जाता है और उसको अलग से बेचा जाता है। तो इसकी स्किन से मतलब ये कि वो कहते हैं कि हाथी जिंदा लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख का, तो ये मछली भी जो मरने के बाद है ना वो 1.25 लाख की हो जाती है। और इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो इतने कारआमद है, वो बड़े महंगे बिक रहे हैं। और ऐसे में हमने फिर ये भी देखा कि घोल मछलियों में से कुछ की एयर ब्लैडर की कीमत 1 लाख रुपए तक की होती है। भाई वाह, मेरा तुक्का बड़ा सही लगा कि मरा हुआ 1.25 लाख हिंदुस्तानी है, जिसको कन्वर्ट करें 2 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2.5 लाख के करीब पहुंच जाते हैं, जो हमने अपनी करेंसी का हाल कर लिया। वैसे ये भी बताना बड़ा जरूरी है। अच्छा, इसकी जो स्किन है हम देख रहे हैं कि इसकी जो स्किन है उसको पकाया भी जा रहा है, उसको जो हमारी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स हैं, मेकअप की मसनूआत हैं, या फिर कुछ मेडिसिन बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब एक एक चीज इस मछली की निकाली जा रही है, उसके जो एक्सट्रैक्ट्स हैं वो लिए जा रहे हैं और कोई चीज उसमें छोड़ नहीं रहे हैं जो अच्छा, मुझे इसमें इंटरेस्टिंग चीज जो कि बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आ रही है वो ये है कि ये वाली जो मछली है ना वो बहरे हिंद के बहरुल काहिल में पाकिस्तान के साहिलों पर भी मयसर है, इंडिया और बांग्लादेश और बर्मा तक। तो मतलब ये कि मैं तो इंतजार में बैठी हूँ कि पाकिस्तान में कब ऐसी मछलियों का माहिगीर शिकार करेंगे, वो हमारे सामने आएगी, हम भी लोगों को दिखाएं कि हाँ हमारे पास भी अगर इस किस्म की मछलियां साहिल समंदर तक आती हैं तो इनको शिकार करने के बाद या इनको पकड़ने के बाद हम किस तरीके से इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जो नायाब चीजें वो इतने आराम से हाथ नहीं लगती हैं, और इंडिया में भी यही देखने में आ रहा है कि ये कभी कभार ही उनके हाथ लगती हैं तो वो इतने पैसे कमा सकते हैं। और महंगी तरीन किस्म है, बेहतरीन और महंगी तरीन ये किस्म है जो कि फिर 1 से 6 लाख रुपए के दरमियान भी इसको फरोख्त किया गया है। तो बड़ी ज़बरदस्त को बेचा जा रहा है। और साथ ही साथ इसको जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसमें सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, हांगकांग है और जापान, यानी कि दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट करके जो रेवेन्यू है उसको भी जनरेट किया जा रहा है। और आपने एक चीज पर गौर की, जिन ममालिक का आपने नाम लिया है, इन ममालिक के जो कॉस्मेटिक्स हैं वो बड़े जबरदस्त होते हैं। लोग अगर दुबई शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो वो कोशिश उनकी ये होती है कि इस किस्म के ब्रांड्स की हम शॉपिंग करें जो हमें इजीली अवेलेबल हो जाए। और ये वो वाले कहते हैं ममालिक है कि जिनकी जो कॉस्मेटिक है वो एशियन स्किन के लिए बड़ा सूटेबल होता है। सूटेबल है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इस मछली की काफी हमने देखा कि वीडियो वायरल है और जो बच्चे हैं इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा बेहतर लगती हैं। जो इस तरह की वीडियोस हैं उन पर जो उनका इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। खैर आगे बढ़ते हैं और अब कुछ पाकिस्तानी मईशत को डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि रवा माली साल के दौरान जो पाकिस्तान को कर्जों की जब हम बात करते हैं तो सूद समेत अदायगी के लिए हमें 25 अरब डॉलर दरकार हैं। अब ये 25 अरब डॉलर कहां से आने हैं, किस तरह से पेमेंट्स कैजुअल बनना है, ये निगरान सेटअप भी इसको देख रहा है और जो आने वाली हुकूमत है उस पर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इसका बंदोबस्त करना हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हुकूमत को दिसंबर के आखिर तक 2 अरब डॉलर तो मिलने वाले हैं, जिसके बाद जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो मजमूई तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह वो जो डिफॉल्ट वाली सिचुएशन थी उससे हम निकल आए और अब 15 अरब डॉलर के करीब तक हमारे जो ज़खायर हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी तरफ एक और अच्छी खबर है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करना चाहती हूँ। गुज़िश्ता रोज से खबर जो है वो सर्कुलेट कर रही है और वो ये कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जो है वो कुछ मुआहदे हैं ऐसे कि जिनके ऊपर दस्तखत हो चुके हैं। ये तकरीबन को 20 से 25 ऐसे MOUs है जिन पर साइन किया गया है और अरबों डॉलर के ये मुआहदे हैं। दूसरी जानिब आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए मुमकिना इस्लाहात पर मबनी एक जारी करदा रिपोर्ट में पाकिस्तान को दरपेश 6 बड़े मसाइल की निशानदेही की गई है। तो जहां पर अच्छी खबरें हैं वहीं पर कुछ ऐसे स्टैट्स भी हैं जो कि हमें थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमने आगे चलकर हमारे इश्यूज क्या है एग्जैक्टली रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। कल मैंने जब ये खबर देखी तो आलमी बैंक भी कह रहा है अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि आपकी मेहरबानी अब इतनी ज्यादा बिजली की प्राइसेस ना बढ़ाएं। तो वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया। तो मेरा ख्याल है जो हमारे निगरान सेटअप में लोग इस वक्त बैठे हैं हमारा शो देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि इन चीजों की जो प्राइसेस हैं उसको कंट्रोल किया जाए। आलमी इदारे भी कह रहे हैं और जो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि लाइन लॉसेस जो आपके हैं
उसको किसी ना किसी तरीके से कम करें ताकि आवाम के घर में सस्ती बिजली पहुंचे। हम एक्सपोर्ट की बात तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बिजली अगर हमारे पास वाफिर है, हम उसको एक्सपोर्ट करके अपना जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको अगर हम बेहतर कर लेते हैं तो बैनुल अक़वामी मालियाती फंड की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक को जो खुद मुख्तारी दिलाने का मकसद है वो फवाद हसन फवाद ये कह रहे हैं कि इन मालूमात तक बराह रास्त रसाई हासिल करना था जो कि वफाकी हुकूमत आलमी कर्ज दहिंदा के साथ शेयर करने से गुरेजा थी। उस पर उस वक्त भी बड़ी तनकीद हुई थी और इन फ्यूचर उस पर अब क्या पॉलिसी बनाई जाएगी, क्या इकदामात उठाए जाएंगे, उस पर अब देखना है कि क्या तरीकाकार होगा। माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम साहब हमें इस पर ज्वाइन करेंगे, उनकी जो माहिराना राय है वो भी इस पर जानेंगे कि हुकूमत को 30 जून 2024 तक की जाने वाली जो अदायगियां हैं उसके लिए क्या अब इकदामात उठाने हैं, क्या प्लानिंग होगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि अवाम पर बर्डन डाला जा रहा है। टैक्स नेट में लोगों को बार बार लाने की बात की जाती है कि लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए, वो अब देखना है कि एफबीआर अपने उस सिस्टम को किस तरह से बेहतर बनाता है। साथ ही साथ जो आईएमएफ तवानाई की कीमतें हैं, टैक्स नेट बढ़ाने का तकाजा अगर आईएमएफ कर रहा है तो उसकी भी ऑब्वियसली कुछ वजूहात मौजूद है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ आईएमएफ से दोबारा जो अगली किस्त है उसके लिए भी ये हुकूमत जो है वो हमें सिरतोड़ कोशिशें करते रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमने अपना जो रेवेन्यू है और जो अपना अकाउंट है उसको भी सरप्लस रखना है, तभी हम बेहतरी की जानिब बढ़ सकते हैं। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में किस किस्म के फैसले लिए जाते हैं, लेकिन इस वक्त कहीं पर हमें कुछ मामला अच्छे नजर आ रहे हैं तो कहीं पर कुछ बेहतरी हमें नजर नहीं भी आ रही, लेकिन आपको और हमें मिलकर ही पाकिस्तानी मईशत को जो है वो मिलकर संभालना है और अपने घर के बजट को भी संभालना है। बट ऐसे में हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे मईशत डॉक्टर कैस असलम साहब, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। इस वक्त जो हम लोग देख रहे हैं, जो सिचुएशन सामने आ रही है, रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान को कर्जों की सूद समेत अदायगी के लिए 25 अरब डॉलर दरकार हैं। अब इस रकम का बंदोबस्त करना डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको लगता है कि ये रकम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, निगरान सेटअप की तरफ से अरेंज हो जाएगी? दो कि हमने देखा है कि दिसंबर के आखिर तक 2 अरब डॉलर का नया कर्जा भी हमें मिलने वाला है। देखें, बात यह है कि मेरा ये ख्याल है कि ये सिर्फ डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं। अगर तो हुकूमतों से लिए हुए हैं ये कर्जे तो फिर तो वो डेफर हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे, शरह सूद बढ़ जाएगी, आईएमएफ से भी और वर्ल्ड बैंक से भी वो डेफर हो जाएंगे। मगर अगर वो पब्लिक से लिए हुए हैं, कुछ मेरा ख्याल 4 बिलियन इस किस्म के हैं, तो फिर जरा वहाँ मुश्किल होगी। मगर वो भी अभी आपके पास हैं कुछ महीने, पाकिस्तानी अगर पैसे भेज दें तो वो भी कवर हो जाएंगे, बट डिफॉल्ट नहीं होता। हम कहीं ना कहीं चीजों को कवर कर लेंगे इस लेवल में। ये और बात है कि मुश्किलें बढ़ जाएंगी कौम के लिए। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि पाकिस्तानी कौम के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, मुल्क नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। हम तो शायद यही बातें सुनने के लिए बड़े भी हुए थे, जब से छोटे थे यही बातें सुनते आए हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, वर्ल्ड बैंक भी उसी तरफ इशारा कर रहा है कि बिजली की कीमतों को मजीद नहीं बढ़ाना चाहिए, जो आपके लाइन लॉसेज हैं उसको बेहतर करना चाहिए। हम बिजली एक्सपोर्ट करने की बात जहां कर रहे हैं वहां पर हमें चाहिए अपनी ट्रांसमिशन लाइन्स को भी तो बेहतर करें। देखें, बात यह है कि असल इशू तो सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, टेक्नोलॉजी है जी। क्योंकि इस वक्त जो आप 1 रुपया डालते हैं बिजली के प्रोडक्शन में 25 पैसे की बिजली पैदा होती है। बहुत पुरानी है मशीनें, तो हमें और लाइन लॉसेस, हमें ये जो मुफ्त बिजली देते हैं हम एहलकारों और मिनिस्टरों को, वो भी बंद करनी पड़ेंगी। हमें जो है रैशनलाइज करना पड़ेगा। हमें कहीं ना कहीं सोलर और विंड और पानी पे जाना पड़ेगा। हमारे पास न्यूक्लियर भी है। हमें रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा अपने सारे बिजली के इश्यूज को। मगर जो बात वर्ल्ड बैंक ने भी कही है और मैं भी ये कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएं, इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, लोगों को तालीम दें, इंस्टीट्यूशनल, ये सारी बातें अभी भी वर्ल्ड बैंक ने कल की हैं। हम बड़ी देर से कह रहे हैं, मगर जो भी हुकूमत आ रही है वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज लेती है। तो अब शॉर्ट टर्म पॉलिसीज नहीं चलेंगी। अब आपको बड़ी सीरियसली रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, मार्केट इकोनॉमी पे इंकसार करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को छोटा करना पड़ेगा, टैक्स सिस्टम को रैशनलाइज करना पड़ेगा, और बिजली जिस तरह आप कह रहे हैं और पानी, एग्रीकल्चर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज आपको देनी पड़ेंगी, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो या सिलेक्टेड गवर्नमेंट हो, इशू नहीं है। इशू तो पॉलिसीज है जो कंसिस्टेंट हो और प्रो पीपल हो, प्रो इकोनॉमी हो,
सर, ये प्रो पीपल जो सिचुएशन है, प्रो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं, ये कैसे आपको लगता है कि कंटिन्यूटी में रहेंगी? क्योंकि अभी निगरान सेटअप में मौजूद हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो आर्मी चीफ के साथ दौरे मुत्तहिदा अरब अमारात पर हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि 20 से 25 अरब डॉलर की जो सरमायाकारी है वो पाकिस्तान में होने जा रही है। मुख्तलिफ सेक्टर्स इसके अंदर आते हैं, कितना एडवांटेज मिलेगा हमारी इकोनॉमी को? देखें, ये तो वो डॉक्यूमेंट्स बाहर आएंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी तो फिर पता लगेगा कि ये माइनिंग में पैसे लगे हैं, सड़कों पे लगे हैं या इंडस्ट्रियलाइजेशन पे लगे हैं, स्ट्रक्चर पे लगे हैं। सवाल तो वही है कि एजुकेशन पे लगे हैं। मगर अगर आप 21वीं सदी की एजुकेशन नहीं देंगे तो जो मर्जी कर लें आप, सरमायाकारी आ भी जाएगी तो कुछ नहीं होगा। अगर आप इंस्टीट्यूशनल ये जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं इनको रिमूव नहीं करेंगे तो ये 25 बिलियन जो है ये भी लॉन्ग टर्म ही है, कुछ सालों में तो नहीं आएगा ना ये। आप देखें, सी पैक में बहुत पैसा आया है और वो बहुत लग रहा है, मगर उसके एडवांटेज अभी तक नहीं मिले क्योंकि वो भी लॉन्ग टर्म है। तो ये 25 बिलियन भी लॉन्ग टर्म होगा, स्प्रेड आउट होगा, मुख्तलिफ शोबों पे होगा। मगर देखना यह है कि पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर इसमें कितना इन्वॉल्व होता है या फॉरेनर ही सिर्फ इन्वॉल्व होते हैं। देखना यह है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितनी होती है। ठीक है डॉक्टर साहब, जब स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी स्टेट बैंक को दी जा रही थी उस वक्त भी हमने देखा था कि इस फैसले पर बहुत ज्यादा तहफ्फुज़ात थे। रजा बाकिर साहब पर भी शक व शुबात किए जा रहे थे, वो भी उससे बालातर नहीं थे। अब फवाद साहब ने भी जो बात की है उससे हम देख रहे हैं इस बात को ताकत मिली है। तो आपको लग रहा है उस वक्त दाल में कुछ काला था? जी, प्रॉब्लम यह है कि हर हुकूमत में दाल में काला होता है। सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट किए जाते हैं बजाय जो कौमी इंटरेस्ट हैं। स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी इम्पोर्टेंट थी, मगर वो जो उनको लीगल कवर दे दिया वो इलीगल था। वो जो अब पता लगा है कि सेनेट में कि एक महीने की उनकी तनख्वाहें दूसरों के साल की तनख्वाहों के बराबर हैं, वो एक गरीब मुल्क के लिए ठीक नहीं है। आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा ना कि एक एवरेज तनख्वाहें मिलें और फिर आप काम कर सकें। ये तो नहीं हो सकता कि आप गलतियां भी करें और फिर माफ भी हो जाएं और फिर तनख्वाहें भी लें और फिर मुल्क को भी छोड़ दें। ये हम रजा बाकर जैसे जो इकोनॉमिक हिटमैन है अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें नेशनल इंटरेस्ट को बड़ी सीरियसली। तो सर, ये हुकूमतें इस बारे में सोचती क्यों नहीं है? हमने देखा कि पीडीएफ गवर्नमेंट ने भी इस सिलसिले में कोई इक़दामात नहीं उठाए, कोई फैसला साजी नहीं की। आपको लगता है कि आने वाली जो भी मौजूदा हुकूमत होगी मुस्तकबिल की, वो इस बारे में कोई फैसला कर पाएगी स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी के हवाले से? देखें, अगर तो इलेक्शन प्रो पीपल हैं तो फिर तो होगा, मगर अगर ये सिलेक्टेड ही होंगे, पहले से फैसले ही हुए होंगे तो, और IMF या दूसरी ताकतों के जो है प्रेशर पे आप अपनी पॉलिटिकल डायरेक्शन बनाएंगे तो फिर वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ होगा और ये फैसले नहीं हो सकेंगे। सवाल वही है कि जब तक ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में एक इकोनॉमिक प्लान नहीं देते, हमें पता नहीं लगता कि ये चाहते क्या हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजली को रैशनलाइज कैसे करना है, ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स, लीगल रिफॉर्म्स कैसे करने हैं। सर, पार्टीज मैनिफेस्टो तो आम इंतखाबात के बाद ही हम देखेंगे कि मंशूर पर अमल कैसे किया जाता है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा मामला है जो हम देखते हैं कि आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफा होता रहता है। और अभी भी IMF ने यही डिमांड कर रखी है कि एनर्जी सेक्टर में कीमतें जो हैं उन्हें इंक्रीज करना पड़ेगा और टैक्स नेट को भी बढ़ाने का तकाजा किया जा रहा है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं इसमें सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। फिर उसी का एग्जैक्टली उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फिर उस तरफ भी आ जाता है। जब आपका स्टेट बैंक की जो और पॉलिसी है वो सामने आती है, शरह सूद फिर से बढ़ जाता है, तो ये कैसे मैनेज होगा? देखें, आप जरा गौर करें, IMF जो भी चाह रहा है वो सिर्फ इतना चाह रहा है कि आपके इंटरनल जो इनएफिशिएंसीज हैं उसमें कोलैप्स हो जाए आपकी सरमायाकारी, और फॉरेनर्स जो $1 में 250-270 रुपए ले सकते हैं वो आए, वो नई टेक्नोलॉजी लाएं, वो नई मैनेजमेंट स्किल्स लाएं। सो आप वो जो ओपननेस की बात करते हैं वो आपकी इकोनॉमी के, आपके सरमायाकार जो 1% अच्छे हैं उनके अलावा वो यही कह रहे हैं कि जो दुनिया में एफिशिएंट है उसको लाएं। और मगर ये अब आपकी नेशनल गवर्नमेंट्स ने फैसला करना है ना कि यहाँ से लूटे हुए माल को वापस ऑफशोर कंपनी के थ्रू लेके आना है या
सीरियसली मल्टीनेशनल जो हैं उनको लाना है या अपने जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको फरोग करना है, ये तो पॉलिसी ही बताएगी ना कि आप कितने बिके हुए हैं या कितने नेशनल इंटरेस्ट में सोच रहे हैं, जो हम अब तक हमारी पूरी गवर्नमेंट भी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं सोच रही थी। वो आपने देखा कि उनके बच्चों के कारोबार मुल्क से बाहर हैं, तो वो कैसे सोचेंगे इस मुल्क के बारे में? वो लोग जो इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क की खैरखाएं और उनके कारोबार भी इस मुल्क में है, वो भी इस मुल्क के खैरखा हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन स्टे ट्यून्ड पाकिस्तान। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। तो पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है 2025, उसको लेकर हम देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया में इस वक्त टूर्नामेंट की मुंतकली और हाइब्रिड मॉडल पर एक बार फिर से बात शुरू कर दी गई है, जो कि काफी कबल अज़ वक्त हमें दिखाई भी दे रही है। और भारतीय मीडिया ये दावा करता हुआ भी दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाली ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है जो कि 2025 में होनी है, वो अब एक बार फिर से जिस तरह से एशिया कप हुआ था हाइब्रिड मॉडल पर, उसी तर्ज पर खेली जाएगी। और जो भारत के मैचेस हैं वो यूएई में खेले जाएंगे। अब इस पर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड का क्या स्टांस होगा, मेरा ख्याल है वो भी अभी इस पर कोई रद्द-ए-अमल देने से गुरेजा हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि आने वाले वक्त में कौन पीसीबी के चेयरमैन होंगे। तो कबल अज़ वक्त इसलिए कोई स्टेटमेंट अभी नहीं दी जा रही। अच्छा, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि टीम डायरेक्टर जो हैं मोहम्मद हफीज साहब, उन्होंने कल मीडिया टॉक की और उस पर उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पाकिस्तान की सीरीज हैं वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं खिलाड़ियों के परफॉर्मेंसेस को, नेट प्रैक्टिस सेशंस को, और उन्हें लग रहा है कि आगे चलकर जब ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी टीम खेलेगी तो डेफिनेटली एक अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी। खासे पुरअज़म और बड़े पुरएतमाद वो नजर आ रहे हैं टीम को लेकर इस वक्त। लेकिन साथ ही साथ जब बाबर आजम किससे मुतालिक उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं डेफिनेटली बाबर आजम की कारकर्दगी का, उनके खिदमात का मोतरफ हूँ, और अगर इन सीरीज के दौरान जहां पर भी हमें लगा कि स्ट्रेटजी से रिलेटेड उनसे बातचीत होनी चाहिए, उनका मशवरा लिया जाना चाहिए, तो वो हिदायत और वो मशवरे उनसे जरूर लिए जाएंगे। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं एक बड़ी अजीब सी खबर थी, जो हमारे कॉमिक क्रिकेटर्स हैं उनसे लूट खसूट का सिलसिला जारी है, उनसे रिश्वत ली जा रही है। यहाँ पर सिंध पुलिस की जानिब से जो हमारे कौमी खिलाड़ी हैं उन्होंने, फिर हमने देखा कि सोशल मीडिया पर यह लिखा भी स्पेसिफिकली कि जो सिंध की पुलिस है वो रिश्वतखोर है। सोशल मीडिया पर यह बयानात सामने आए, जिसके बाद सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस हरकत में आई और वो जो 4 एहलकार थे फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। और उस ट्वीट में क्रिकेटर ये कह रहे हैं कि सिंध पुलिस इतनी करप्ट है कि हर 50 किलोमीटर के बाद पैसों की डिमांड वहां पर की जाती है, जो जगह जगह नाके लगाए जाते हैं या जगह जगह पुलिस का स्क्वाड वहां पर मौजूद होता है। उन्होंने कहा कि जब हमने ये बताया कि हम क्रिकेटर्स हैं तो फिर हमसे ज्यादा पैसे मांगे गए। तो ये बड़ी अजीब सी एक कहानी थी, लेकिन खैर अब इनके खिलाफ एक्शन भी इस हवाले से ले लिया गया और इन्हें मुअत्तल कर दिया गया। बट एनीवे, सारी स्टोरी पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली मेहदी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग अली। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं उस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो कि 2025 में मुनक्किद होनी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इंडिया ने अभी से शोर शराबा करना शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है, यू बीइंग जर्नलिस्ट, के हम लोग भी फिर कुछ ऐसा करना शुरू कर दें काउंटर स्ट्रेटजी के लिए? हाँ बिल्कुल, हम लोगों को भी इस इशू पर ज्यादा से ज्यादा बात करनी होगी, अपने प्रोग्राम्स पर में भी, पीसीबी को भी, और हमारे जो टीम डायरेक्टर हैं या जो हमारी टीम कोचेज हैं कि वो अपना जवाब या फिर जो पीसीबी की स्ट्रेटजी इस मामले पर वो लोगों को आगाह करें। देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था कि भारत ये करेगा। जब भी देखेंगे अभी वर्ल्ड कप फाइनल हारे हैं तो उसकी वजह से इस तकलीफ को डाइवर्ट करने के लिए वो पाकिस्तान की तरफ है। अगला जो 50 ओवर जो टूर्नामेंट है वो है चैंपियंस ट्रॉफी, जो अगले साल जो 2025 के फरवरी में खेला जाएगा। तो पीसीबी और साथ में पूरी कौम को एक साथ मुत्तहिद होना चाहिए और साथ साथ में पीसीबी को स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए कि आगे क्या करना चाहिए। जो भी हो प्रेसिडेंट, बात ये होनी चाहिए कि हमें डबल डाउन करना चाहिए कि जो चैंपियंस ट्रॉफी हर सूरत होनी
चाहिए पाकिस्तान में। देखें, पाकिस्तान में 1996 के बाद कोई भी आईसीसी इवेंट नहीं हुआ है, तो ये हमारे पास एक ही मौका है। इसके बाद जो है 2031 तक कोई टूर्नामेंट नहीं होना है। तो पीसीबी की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि डबल डाउन करे, दूसरे एसोसिएट ममालिक के साथ वो मिले जुले, और साथ में है कि ये जो भारत का जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है इसको जरूर काउंटर करना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं, जब हाइब्रिड मॉडल हमने एशिया कप में अपनाया वहीं पर हमसे गलती हो गई, और फिर क्या दोबारा आपको लगता है कि जो भी मैनेजमेंट सामने आएगी दोबारा हम आसानी से इस पर राजी हो जाएंगे? देखिए, जो हाइब्रिड मॉडल था वो पहली बार हम अप्लाई कर रहे थे, लेकिन उससे जो है हमें सबक सीखने को बहुत कुछ मिला है। सबक इसमें सीखने को बहुत मिला है कि देखो वो गलती तो हो गई, लेकिन उसको हमें फिर से इवेंट नहीं करना चाहिए, फिर उसको रिपीट नहीं करनी चाहिए। इसलिए क्योंकि अगर हमने आईसीसी का ये हाइब्रिड मॉडल हमने आईसीसी इवेंट के लिए किया, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान सेफ जगह नहीं है, खेलने के लिए बहुत मसाइल होंगे। उधर साथ साथ दूसरे जो एसोसिएट नेशन है उधर आने के लिए वो भी जो है बहाने ढूंढेंगे। तो मेरे ख्याल से वो गलती होगी, लेकिन बात यही है कि इस पे हमें बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि हमने टूर्नामेंट में भी बहुत खराब कारकर्दगी दिखाई, हमारे प्लेयर्स बहुत फटीक हो गए थे और हमें बहुत नुकसान हुआ था। ठीक। अच्छा अली, कल की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी जिक्र किया जो कि मोहम्मद हफीज साहब ने की, टीम डायरेक्टर हैं इस वक्त, और बाबर के हवाले से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जहां ज़रूरत महसूस हुई वहां पर उनसे हिदायत दी जाएंगी, स्ट्रेटजी के बारे में पूछा जाएगा साबिक कप्तान बाबर आजम से। लेकिन आपको क्या लगता है, ये सिर्फ कहने की हद तक एक ज़बानी कलामी गुफ्तगू थी या वाकई इंपॉर्टेंस दी जाएगी साबिक कप्तान को और उनसे भी इस बारे में राय ली जाएगी? देखिए, अगर बाबर आजम की बात करें, मुझे एक चीज बाबर आजम की बहुत पसंद है कि जब से वो वापस आए उनसे कैप्टनसी ली गई है, उन्होंने वो साथ में इस्तीफा दिया है, तो वो जो क्या कर रहे हैं कि साथ साथ में अपनी कारकर्दगी पे वो फोकस कर रहे हैं। उनको ज्यादा मीडिया की तरफ वो जा नहीं रहे अपनी कारकर्दगी, और उनको पता है कि अगले जो सीरीज है उसके लिए, उसके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार भी जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो 100 खेला था, तो इस बार भी मुझे लग रहा है। और जहां मोहम्मद हफीज की बात की जा रही है, वो मेरे ख्याल से बात करने के लिए वो शायद थोड़े डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे थे। अच्छा। लेकिन इस बात की ये है कि जब तक जरूरत नहीं होगी मोहम्मद हफीज उनसे बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है, तो अली अभी आप किस तरह से देख रहे हैं जो स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के लिए है, कितना मजबूत स्क्वाड आप देख रहे हैं, कैसी परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्टेड है? क्योंकि मोहम्मद हफीज तो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं जो भी प्रैक्टिस सेशन वहां पर चल रहे हैं उस हवाले से, और ये फिर यही कहा जा रहा है कि ये मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज और शान मसूद ने जो टीम सेलेक्ट की है, जिस टेस्ट टीम का ऐलान किया है, इससे मिलती जुलती टीम थी मिकी आर्थर की और कौमी सिलेक्टर्स की भी। जी बिल्कुल, ये जो नई स्क्वाड है ये वही टीम है जो वहाब रियाज ने और मोहम्मद हफीज ने, एक्चुअली शान मसूद ने सेलेक्ट किया था, और ये मिलती जुलती टीम है। कुछ इसमें कुछ ओमिशंस हैं जिस पे मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं चाह रहा था कि वो जिस तरह मोहम्मद अब्बास से बहुत अरसे से वो नहीं खेल रहे, वो साथ में काउंटी में बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, उनका बड़ा मैं चाह रहा था कि वो शामिल हो स्क्वाड में, लेकिन ये बिल्कुल उनकी है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, देखो ऑस्ट्रेलिया सारी दुनिया में सबसे मुश्किल जगह खेलना ऑस्ट्रेलिया है। आज भी उन्होंने ऐलान किया क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो पर्थ में जो टेस्ट होगा उसमें बहुत फास्ट ट्रैक होगा, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरीके से खेलेंगे, और ये बहुत बहुत टफ सीरीज होगी। ठीक। अच्छा, दूसरा ये भी है अली कि ये जो आने वाली हमारी जो हमारी सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे जो टीम के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो कितने वीक हैं, कितने पॉजिटिव हैं, क्योंकि इसमें हमारा बॉलिंग का जो शोबा है वो भी खुलकर सामने आ जाएगा। हमारे T20 फॉर्मेट के प्लेयर्स भी हमने देख लिए, हमारे टेस्ट के हमने वनडे के भी देख ली, तो आगे चल के हमें टेस्ट का भी पता चल जाएगा। हमारा जो बैटिंग अटैक है वो कितना स्ट्रांग है, कितना नहीं है। तो ये क्या हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद ही डिसाइड करेंगे और किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि अब हमें कहां पर कितना काम करने की जरूरत है, या आपको लगता है कि वजूहात तो सामने आ चुकी हैं, अब काम ही करने की जरूरत है उन पर? देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलिया का सीरीज है इसकी पहले ही उधर जाएंगे तो हम सही एक्सपोज होंगे। इसकी वजह यह है कि जब भी आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं हमारी परफॉर्मेंस काफी खराब कारकर्दगी हमने दिखाई। उधर जो है हमने 50 साल में सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं, तो बेहतर ये कि अभी से इंप्लीमेंट करें, अभी टेक्निक पे फोकस करें, अभी भी स्किल सेट पे करें, क्योंकि उधर जाके जो है पाकिस्तान को हम कह नहीं सकते कि हम कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि हमेशा हमारी कारकर्दगी उधर कोई खास नहीं रही है। ठीक है, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं, इनएक्सपीरियंस टीम है, तजर्बे की कमी भी हम देख रहे हैं, बॉलिंग का जो शोबा है वो हमें अब
जरा कमजोर नजर आ रहा है, जिस पर थोड़े अरसे पहले बात की जा रही थी कि पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है वो दुनिया में पहले नंबर पर है, बड़े जबरदस्त फास्ट बॉलर हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अचानक से हमने फिर देखा कि काया पलटी है, शाहीन आउट ऑफ फॉर्म हो गए, हारिस उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, नसीम शाह इंजर्ड हो गए हैं। तो जो बैकअप प्लान्स हैं वो पाकिस्तान के पास क्यों मौजूद नहीं है? इन तमाम चीजों के बावजूद कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा फोकस क्रिकेट पर किया जाता है, सबसे ज्यादा पैसा क्रिकेट पर लगाया जाता है, जितने बाकी तमाम खेल हैं, अगर हम अपने नेशनल खेल की भी बात करें, हॉकी की भी, वो प्लेयर्स भी हमें नाला दिखाई देते हैं कि उनके लिए ना स्पॉन्सर्स मौजूद होते हैं, ना जो बोर्ड है उस तरह से सीरियस दिखाई देता है। उसके इन तमाम चीजों के बावजूद भी आपको क्या लगता है डोमेस्टिक से हम जो ग्रास रूट लेवल से चीजें हैं वो फिर हमें दोबारा से बेहतर करने की जरूरत है? अंडर 19 क्रिकेट जो टीम है हमारी, उस पर काम करने की जरूरत है? ये बिल्कुल काम करने की जरूरत है, और थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रास रूट पे। और सब सही बात यह है कि हमारी फोकस नहीं है, हमारा बैकअप प्लान नहीं है। देखें, हम एशिया कप जो है 3 महीने पहले जब हुए थे तो उस वक्त हम दुनिया के नंबर 1 टीम थे, साथ में हमारे प्लेयर्स क्या हुए थे, इंजर्ड हो गए थे, नसीम शाह से बहुत फर्क पड़ा था। कभी हमारे पास बैकअप प्लान नहीं होता, चाहे टेस्ट मैच हो, वनडे हो या T20 हो। तो अभी ये है कि कायदे आजम ट्रॉफी तो हुई है, लेकिन आपके अब देखें तो ज्यादातर प्लेयर्स आपके सिलेक्ट नहीं हुए हैं उधर से। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ठीक नहीं हो, ग्रास रेट नहीं, और मेरिट के बेसिस पे, चाहे कायदे आजम ट्रॉफी हो, नेशनल T20 हो या 50 ओवर फॉर्मेट में, जब तक उनके प्लेयर्स नहीं जाएंगे और सेपरेट टीम्स नहीं होंगे तो इस तरह के मसाइल आएंगे। अच्छा अली, कुछ देर पहले जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे ना कि वहाब रियाज जो टीम सिलेक्ट की थी उसी में से ही कुछ लोग जो हैं वो अभी स्क्वाड के लिए लिए गए हैं। हमारे पास ले दे के यही प्लेयर्स हैं जिन्हें हमने T20 फॉर्मेट में भी यूटिलाइज करना है, जिसे हमें टेस्ट सीरीज में भी अप्लाई करना है, जिन्हें हमने वनडे में भी अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं यही बात करूंगी कि जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया था इंजमामुल हक की भी सिलेक्शन को, आपको लगता है कि ये अब एक जवाब मिलेगा हमारी मौजूदा सिलेक्शन टीम को, सिलेक्शन बोर्ड को, कि नहीं उन तनकीद करना थोड़ा आसान था लेकिन उन्हीं प्लेयर्स के साथ खेलना और उनसे खिलवाना और परफॉर्म करवाना उतना मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता? नहीं, बिल्कुल बाबर आजम के नहीं है। और जब तक आपके पास, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, जब तक आपके पास सेपरेट टीम नहीं होंगे टेस्ट में, T20 और 50 में, तो मसाइल आएंगे। आपकी ओवरबर्डन क्रिकेट खेलने की वजह से, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलने की वजह से आपकी इतनी इंजरीज हुई। पिछले साल हमने देखा था शाहीन इंजर्ड हुए थे, इस साल नसीम शाह इंजर्ड हुए थे, हारिस भी किसी भी वक्त ब्रेक डाउन होंगे। तो जब तक आप स्ट्रेटेजाइज नहीं करेंगे कि T20 कौन सी है, 50 ओवर कौन सी है, क्या वो साथ में जो है 50 ओवर जो है उनकी अलग टीम्स नहीं होंगी, तो इस तरह के मसाइल आएंगे। साथ साथ में अगर ये देखा जाए तो कहना बहुत आसान होता है लेकिन इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब जहां ये नई सिलेक्शन आ चुकी है, नई टीम मैनेजमेंट आ चुकी है, अब इनको समझ आ गया है कि वाकई इसको इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये बात मेरे ख्याल से कहना बहुत आसान है कि हम जो है सारी टीम एक ही रखेंगे, लेकिन इस पे जब तक होमवर्क नहीं करेंगे, इस पे थोड़ी मेहनत नहीं करें और टैलेंट पूल से हम नहीं सिलेक्ट करेंगे, तो इस तरह के मसाइल होंगे और साथ में आपकी इंजरीज भी बढ़ जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली मेहदी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। वंस अगेन आप देख रहे न्यू पाकिस्तान। और जनाब, इस वक्त पाकिस्तान में शादियों का सीजन है और ये सीजन शुरू होता है दिसंबर से और फिर चलता रहता है जनवरी के खत्म होने तक, या फरवरी में भी कुछ शादियां हम देखते हैं कि 15 फरवरी तक होती रहती हैं। तो ऐसे में खवातीन की तैयारियों के बारे में तो हम हमेशा आपके साथ डिस्कशन करते रहते हैं और वो एक हर मॉर्निंग शो का टॉपिक भी होता है, लेकिन खत्म होने वाला सिलसिला है, बस कर दो, इसलिए हम उसको डिस्कस करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आज अगर मर्दों की बात कहीं होने ही लगी है तो जरा आपको साथ ही याद आ गया कि खवातीन की तैयारी में शायद कोई वक्त नहीं लगता है। नहीं लगता है, बिल्कुल लगता है। मैं वो रोज मेकअप रूम में देख रहा होता हूँ कि मैं कब आता हूँ और मैं तैयार होकर स्टूडियो में भी पहुंच जाता हूँ। आपके बाल थोड़े हैं, मेरे बाल ज्यादा हैं, तो उसमें जरा ज्यादा टाइम लग जाता है। बिल्कुल ऐसे मेकअप की तो जरा आपको बिल्कुल जरूरत नहीं होती है, वो तो हम सब जानते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो दुल्हा और दुल्हन ही ऑब्वियसली शादी में होते हैं, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि तमाम जो घर वाले हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन सबको होता है कि सबसे अच्छे हम ही तैयार हो, हम पर ही फोकस हो। लेकिन जो दुल्हा और दुल्हन है यकीनी तौर पर वही बाजी ले जाते हैं और उनको तैयार करने के लिए जो मेकअप आर्टिस्ट हैं हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, अली अब्बास ने हमें क्या है उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे कि क्या आजकल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं
और सबसे पहले तो मैं अली से यही पूछना चाहूंगा, बल्कि अली वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? और सेकेंडली सबसे पहले जो आपकी अपनी स्टाइलिंग है वो हम जानना चाहते हैं, ये कितनी देर में हो जाती है? ये इसमें इतना टाइम नहीं लगता, बस ये होता है कि अगर सम टाइम सिर्फ मुश्किल तब होती है जब मैं शावर लेके बाहर आता हूँ। अच्छा। तब इसको बस एक ही बार बनाने होते हैं, उसके बाद ये वो मेरी आदत बन चुकी है जो कि इतने टाइम से है, तो मैं फिर यूं ही करता रहता हूँ, तो वो और इससे पहले दूल्हों की तरफ जाएं, मुझे एक सवाल लेना है। वो छोटे बच्चे कि जिनके बाल कर्ली होते हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स उनको ना हेयर ब्रश सीधा लगा रहे होते हैं, उन बच्चों के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि उनके बालों को ऐसी पर्म रखा जाए सिचुएशन में? नहीं, ये पहले ये मसले थे, मेरे साथ भी थे। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये बाल अच्छे नहीं है, इस तरीके से तो मुझे कोई देखेगा भी नहीं। मैं अक्सर कैप पहन के रखता था या फिर स्ट्रेट वगैरह कराता था, लेकिन अब ये ट्रेंडिंग में है, अब तो बच्चों को प्यारे लगते हैं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, लेकिन अभी तक मदर्स को वो टेक्निक नहीं पता। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि अब जो है ना ये अच्छे लगते हैं। तो वो जो ब्रश आउट, मतलब एक बाल करली है ना, मेरे करली बाल है, तो आप मुझे ब्रश करेंगी तो ये अच्छे नहीं लगने, क्योंकि ये मेरे जो है ना मतलब कुदरती ऐसे बाल है, मैंने बनाए नहीं है। तो अब इसको मैं ब्रश करके इधर उधर करने की कोशिश करूंगा तो बड़ा अजीब सा लगेगा। तो उन माओं से मेरी यही है कि आप इस तरह ना करें, तो वो उसको मजीद थोड़ा सा फ्लफी कर दें, थोड़ा सा हल्का एफ्रो कॉम यूज कर लें, वो अच्छा है, ये आइडिया अच्छा है एफ्रो कॉम, बजाय कि ब्रश या कोई छोटी कॉम करने से एफ्रो कॉम वो बेहतर है। तो आजकल अली फिर क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो दूल्हे हैं उनके लिए क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं? अच्छा, दूल्हे के लिए तो हमेशा पूरा साल ही ट्रेंड चलता है, लेकिन स्पेशली जब शादियों का सीजन रहता है ना, जो मतलब है अक्टूबर से शुरू हो जाता है, सितंबर अक्टूबर से थोड़ी सी ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, तो फिर मोस्टली ये 3-4 महीने बड़े ऑक्यूपाइड रहते हैं शादियों को लेकर। तो उसमें तो दूल्हे जो पहले था ये मसला था कि मतलब दूल्हा आया, उसने शावर शुवर लिया, शेप बनवाई, थोड़े से बाल बनाए और चले गए। अब वो मसाइल नहीं है, अब ये है कि भाई आपने मैनिक्योर भी करवाना है, पेडिक्योर भी करवाना है, आपको फेशियल्स की भी प्रॉपर सेटिंग्स चाहिए, फिर उसके बाद आप ग्रूमिंग भी करवा रहे हैं, तमाम लवाजमात जो खवातीन वाले थे वो जी बिल्कुल, मतलब कुछ ना काफी ज्यादा ऐड हो चुके हैं अब तो, वो तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा जा रहा है। और जो साथ गेस्ट आए होते हैं, चाहे वो कोई भाई है या बहन है या कोई फ्रेंड है, तो उसकी भी कोशिश होती है कि यार इसको इतना प्यारा बना दिए तो थोड़ा सा हम पे भी हाथ लगा दो ताकि हमारा भी बेहतर हो जाए। अच्छा अली, मैंने ये भी देखा है कि जो दूल्हे हैं ना, अक्सर तो कुछ दूल्हों को पता ही नहीं है ना कि उन्होंने अपने साथ मतलब इनके क्या मैनेज करना है, किस तरीके का मेकओवर होना चाहिए, क्योंकि और उनके साथ होने क्या वाला है नहीं, ये उन्हें पता होता है कि होने क्या वाला है। लेकिन जब वो जाते हैं किसी भी सैलून में, तो कुछ हमने ये भी देखे कि कुछ मेकअप आर्टिस्ट ऐसे जो कि ज्यादा बेस और ज्यादा फाउंडेशन उन पर अप्लाई कर देते हैं, तो खुद इतना अवेयरनेस लड़कों को भी होनी चाहिए। नहीं, जो मुख्तलिफ सैलून्स बने हुए हैं ना, मतलब कहीं पे भी लोग जाते हैं ना, तो वो उस जो वहाँ का एटमॉस्फेयर है ना उस हिसाब से चल रहे होते हैं। अब हम एक अच्छी जगह पे बैठे, हमें उन चीज़ों की ट्रेनिंग है, हम बाकायदा ट्रेनिंग लेकर आगे आए हैं, या फिर हम एक टाइम से काम कर रहे हैं, तो हमें ये होता है कि हमने तरीके से चलना है चीज़ों को लेकर। ऐसे नहीं है कि भाई आप ज़्यादा बेस लगा दे, ज़्यादा उसको जो है फेस पाउडर वगैरह इस तरह की मजीद चिट्टा कर दे, तो वो बड़ा वियर्ड लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए ये है कि बस थोड़ा सा कम चीज़ों को इस्तेमाल करें। अभी मैंने देखा, अभी पिछले दिनों मेरे पास एक ग्रूम तैयार होने के लिए आया, तो उसकी पूरी बियर्ड जो है ना वो गोल्डन हुई हुई, हाथों के बाल गोल्डन हुए। मैं कहा सर ये आपने क्या किया? और रंग उनका थोड़ा सा सांवला था। तो कहा यार ये मैंने ना वो फेशियल करवाया है, तो किसी ने उसको पॉलिशर अच्छे सा भर के लगा दिया। अब बाजुओं के हाथों के बाल गोल्डन है, दाढ़ी गोल्डन है, आईब्रोज गोल्डन है, तो मुझे वो बड़ा मुश्किल से मैनेज करना पड़ा। अच्छा, एक और चीज भी अनवर, लोग ना बड़े चेन स्मोकर होते हैं तो उनके लिप्स बड़े डार्क हो जाते हैं, ऐसे दूल्हों के लिए फिर आप क्या टेक्निक यूज करते हैं कि वो उनका मतलब मेकअप के साथ साथ वो भी थोड़े से मुनासिब लगे? या कोई टिप भी अगर आप देना चाहें, क्योंकि वेडिंग सीजन यू नो तो यही है कि कोई भी मॉइस्चराइजर डेली यूज कर लें आप। अगर आप स्मोकर भी हैं ना, चेन स्मोकर हैं, कंटिन्यूसली आप सिगरेट पीते हैं, तो आप कोई भी मॉइस्चराइजर रोजाना उसको लेट नाइट आप सोते वक्त आप उसको इस्तेमाल करें। या फिर अब स्क्रब्स आ रहे हैं, शुगर स्क्रब आते हैं, वो अच्छे होते हैं, वो आप मतलब दिन में 1-2 बार भी, छोटी सी उसकी वो है पैकिंग है, आप उसको 1-2 बार रब करें तो वो जो है ना पिंक ही रहते हैं, ज्यादा ब्लैक नहीं होते। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द वार्डरोब हम देखते हैं कि लोग उस तरह से तैयार नहीं होते हैं, वही आप वाली बात कि जरा नॉलेज नहीं है, या अगर आप लोग अगर सीख कर आए हैं, ऑब्वियसली आपको एक पूरा पैटर्न पता है कि अगर आज शेरवानी पहन रहे हैं तो फिर उसी हिसाब से तैयार किया जाएगा। सर हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास कोई भी बुकिंग आती है ना ग्रूम की, तो हम उसको 3 दिन का अलग अलग पैटर्न बताते हैं कि आपका मेहंदी पे थोड़ा रफ लुक रहेगा, बारात पे नीट लुक रहेगा, टर्बन पहनना है आपने,
और वलीमे पे जो है ना हम पूरा गेटअप चेंज करने की कोशिश करते हैं। चलिए मेहंदी से स्टार्ट कर लेते हैं। जी, मेहंदी से आ जाते हैं और मेहंदी पर किस तरह से तैयार होना चाहिए? मेहंदी पे अगर मेरे पास कोई ग्रूम आया है 10-15 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन पहले के बुकिंग है या महीना पहले फलानी डेट मेरी है जो उसके हिसाब से मुझे यहाँ से प्रिपेयर होना, तो हम उनको एक सजेशन देते हैं कि आपने बियर्ड नहीं करनी, ठीक है, मेहंदी तक, ठीक है, बियर्ड को रफ ही रखना है। मेहंदी पे हम उसको जो है ना मतलब बनाएंगे उसको रफ स्टाइल में, क्योंकि मेहंदी ज्यादा तो तेल मेहंदी होती है यहाँ पर, जी जी, पंजाब में ये ट्रेंड है। तो तेल मेहंदी में ये होता है कि रफ लुक ही चाहिए आपको, बालों का भी रफ लुक चाहिए होता है, मतलब बहुत ज्यादा नीट और ऐसे प्रॉपर जैसे हेयर स्टाइल बनाओ वो चीज़ नहीं होती, लेकिन वो भी अच्छा लग रहा होता है। फिर बारात पे हम आते हैं तो बारात पे हमारी कोशिश ये रहती है कि भाई ये जो है ना ये थोड़ी सी लाइट हो, बियर्ड यहाँ से हल्का सा वॉल्यूम रहे फेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, और बाल जो है ना वो सारे बैक कॉम करने हैं, उसके ऊपर आपने टर्बन पहनना है, तो वो बाल भी हम इस स्टाइल से बनाते हैं कि अगर आप टर्बन उतारें भी सही तो वो इजिली स्टाइल लगे, कि ऐसा ना हो कि मतलब टर्बन उतारे और मेरे जैसे हो जाए, टर्बन पहनी हेलमेट नहीं पहनना, तुरंत भाग जाएगी। तो हम फिर वलीमे पे आते हैं, तो वलीमे पे हमारा ये होता है कि 3 पीस पहनना है। 3 पीस के अकॉर्डिंग जो है ना मतलब हम थोड़े से बाल ब्लेंडिंग में कर लेते हैं, या फिर ट्रेंडिंग के हिसाब से जो आजकल बाल चल रहे हो उसके हिसाब से बियर्ड और लाइट कर लेते हैं। 3 दिन बियर्ड बनती है, 3 दिन ग्रूमिंग भी होती है। अब सम टाइम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी भाई मैंने ग्रूमिंग नहीं करवानी, और कुछ क्लीन शेव भी आ जाती है। हां मतलब मैं चाहती हूं कि मेरे दूल्हे की ऑन टाइम आते हैं ना, जो ऑन जिन्होंने अपॉइंटमेंट्स नहीं लिया होता तो उनको फिर मजबूरी बन जाती है। लेकिन जो टाइम को सूट भी कई लोगों को सूट करती है एग्जैक्टली। हां सर देखिए ना, आप जैसे वेडिंग का आपका वो इवेंट है तो आपको 3 दिन अलग दिखना है। क्लीन शेप तो 3 दिन ही, क्लीन शेप में थोड़ा सा मतलब यंग लुक लगी रहेगी, मैच्योरिटी थोड़ी सी दिखानी होती है तो वो आपकी कि भाई शादी करने जा रहे हैं तो बंदा मैच्योर भी है, डिफरेंट लुक्स भी आ जाती हैं फिर जी जी, डिफरेंट लुक्स भी आ जाती, क्योंकि आपने कपड़े भी तो डिफरेंट बनाए। अच्छा अरे आपने लोगों में ये अवेयरनेस देखी है कि अब वो बहुत ज्यादा फैंसी वाली शेरवानियां ना पहने, जैसे वो दुल्हन के जो जोड़ा है बिल्कुल उसी तरह का रेड कलर की आपने भी शेरवानी पहनी हुई है, एग्जैक्टली, फिर दूल्हे को डिसेंट बनाना और मुश्किल हो जाता है। नहीं, शेरवानियां जो है ना अब डिफरेंट तरह की आ रही हैं। अब पहले लोग ये थे कि शेरवानी पहनते भी नहीं थे, पहले लोग मोस्टली जो है ना शलवार कमीज पहन लेते थे, ऊपर वेस्ट कोट पहन लेते थे, तैयार भी बहुत नहीं होते थे। बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जो मेरे पास आते हैं, तो मैं उनसे कभी पूछूं ना सर आपने शादी कब की, तो कहते यार जब मेरी तो हुई थी मैं तो बस नहा के चला गया। अब वो सिस्टम नहीं है, लड़कों को तैयार होने के लिए सिर्फ पानी और टॉवल ही चाहिए होता है, तो वो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मसरूफियात बेचारा मर्द कहाँ पिसता रहता है, बेचारा खवातीन को भी बड़ी मसरूफियात होती है। बहुत शुक्रिया मेकअप आर्टिस्ट अली अब्बास, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।